अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजिया न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, गुज़श्ता चंद हफ्तों से अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला महदूद हो चुका है। इमरान खान से उनके खानदान, खास तौर पर उनकी बहनों की मुलाकात नहीं होने दी जा रही। गुज़श्ता हफ्ते अलीमा खान ने ऐलान किया कि अगर मंगल यानी आज के रोज उनकी इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जाती तो हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। आज 2 बजे मुलाकात का वक्त था, लेकिन अडियाला जेल जाने वाले रास्ते मुख्तलिफ रुकावटों की मदद से बंद कर दिए गए। अडियाला जेल की तरफ जाने वाली गाड़ियों की तलाशी ली गई और पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को जेल से चंद मील दूर रोक लिया गया। दिलचस्प बात यह कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौर और सेनेटर अली जफर को अडियाला जेल जाने की इजाजत दे दी गई। अलीमा खान भी इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची, लेकिन उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। उन्होंने आज फिर ऐलान किया कि अगर आज मुलाकात की इजाजत नहीं दी जाती तो हम अडियाला जेल के बाहर धरना देंगे। पीटीआई रहनुमा आलिया हमजा ने भी कहा कि पंजाब के रुकन फौरी तौर पर अडियाला जेल के बाहर पहुंचे और धरने में शरीक हो। पीटीआई की ये हिकमत अमली कितनी कामयाब होगी? क्यों चंद लोगों को अडियाला जेल तक रसाई दी जा रही है? पार्टी रहनुमाओं में इख्तलाफात का मुस्तकबिल क्या होगा? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं महमद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आज बैरिस्टर गौर और सेनेटर अली जफर को इमरान खान से मुलाकात की इजाजत मिल गई है। अलीमा खान और सलमान अकरम राजा को बाहर रोक लिया गया है। क्या वजह है? क्यों अडियाला जेल तक चंद मखसूस लोगों को रसाई दी जाती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये तो आप उन लोगों से पूछे कि जो अडियाला जेल को कंट्रोल कर रहे हैं, ये क्यों जो हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं देखिए, असल प्रॉब्लम पाकिस्तान में ये नहीं है कि इजाज़त मिल रही है नहीं मिल रही है। पाकिस्तान में ये जो सारा सिचुएशन चल रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से किसी भी प्रोविंस का क्यों ना हो, चाहे वो पानी का क्यों ना हो, या जो मर्जी हो रहा है, इसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि हमारे मुल्क में इंसाफ नहीं है। हमारे मुल्क में सच नहीं बोला जाता, हमारे मुल्क में झूठ बोला जाता है, हमारे मुल्क में कानून की कोई पालता कानून है, कानून को रेफर करेंगे कि जी आपको मसला है तो कानून के दरवाजे खटखटाएं, आपको मसला है तो कोर्ट्स जाएं, आपकी बात नहीं सुनवाई हो रही कोर्ट्स जाएं। वहां जाने का कोई फायदा नहीं है। जब मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, जब कोर्ट मुझे कह रहे हैं कि भाई जो इंतजामिया उसको कह रहे इनको जाने दो, इनको इजाजत मिलनी चाहिए, एज पर लॉ भी है, एज पर जो मैनुअल है जेल का उसके साथ भी है। तो फिर मसला क्या है? मसला इसका देखिए, जो इसके पीछे मुहर्रिकात हैं वो बेसिकली ये हैं कि दे डोंट वांट पाकिस्तान टू प्रोग्रेस। पाकिस्तान प्रोग्रेस तब करेगा जब पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब जितने भी पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उनके अंदर एक क्या कह सकते हैं, एहसास महरूमियत नहीं होगी। तो सर, जैसे आज अलीमा खान साहिबा को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था, मुलाकात नहीं कराई जाने दे रही थी, तो फिर बैरिस्टर गौर और सेनेटर अली जफर भी ना जाते। वो कहते हैं कि हम भी नहीं जाते जब तक उनको मिलने नहीं दे रहे, क्योंकि अब अलीमा साहिबा तो कह रही हैं कि हम धरना देंगे जब अगर हमारी मुलाकात ना कराई गई। क्या पार्टी की दीगर क़यादत भी अलीमा खान के साथ धरना देने को तैयार है? देखिए, इस तरह है, जो शेख वकास साहब ने बताया, डेफिनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, वो उन बहनों का जो हक है, उस फैमिली का जो हक है, उस फैमिली के हक के लिए उनके साथ खड़े होंगे। किसी का भी कोई हक हो, मारा जाए, आपको भी उनके साथ खड़ा होना चाहिए। आपको मालूम है कि ये ज्यादती हो रही है बहनों के साथ कि उनको उनके भाइयों से नहीं मिलने दिया जा रहा। सर, एक और बात बताइए कि अभी ईद के बाद आपने कहा था कि हमने तहरीक चलानी है, और लेकिन पार्टी के अपने इख्तलाफात ही खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। स्पीकर केपी असेंबली पर करप्शन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर असद कैसर को साजिशी कह रहे हैं। पार्टी एक पेज पर क्यों नहीं है? जब अंदर से इतने इख्तलाफात होंगे तो फिर बड़ी तहरीकें कैसे चलेंगी? आप बाकी सबको कैसे इकट्ठा करेंगे? मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक किताब है, वो जेल के अंदर बाइंड है, लेकिन उनके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं, अलग अलग हैं। किसी में कुछ बयान हो रहा है, किसी में कुछ बयान हो सकता है किसी में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी हो रहा है, लेकिन वो किताब एक है।
वो जल्द एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कॉन्ट्रडिक्शंस भी होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक दूसरे के साथ चूंकि पार्टी के अंदर मेन कंपटीशन तो पार्टी के अंदर होता है, तो उस लिहाज से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आता है। मैं भी चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, आप भी बनना चाहते हैं, लेकिन बन गया अली अमीन गंडापुर, तो मैं कुछ अपने सर हर पार्टी में जज्बात इख्तलाफात होते हैं, लेकिन अगर इस लेवल पे जिस तरह से आप लोगों की सिचुएशन है, आप लोगों को लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह के इख्तलाफात जहां इतना बड़ा कॉज हो आपके पास? देखिए, यहाँ पे आप सही कह रही हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस चीज के लिए मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, अपनी जो जो मेरे कॉलीग्स हैं जो मतलब पार्टी में अच्छी पोजीशनों पर हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशनों पर हैं, या फिर जिनके जिनके रेफरेंस ये है कि दिस इज नॉट द टाइम कि जिसमें आप अपने जो पॉलिटिकल स्कोर्स हैं बिटवीन ईच ऑफ अस वो हम सेटल करें या उसके ऊपर बातचीत करें। बाज दफा इन बातों को अगर कोई कर भी ले तो उसको नजरअंदाज कर लेना चाहिए, उसके ऊपर उस वक्त कमेंट नहीं करना चाहिए। ये मैं इस जगह पे आपके साथ एग्री करता हूँ। तो सर ये बताइए कि ईद तो गुजर गई, लेकिन आपकी तरफ से कोई तहरीक चलाने का लाहे अमल सामने नहीं आया। हमाद अजहर भी पंजाब की सदारत से मुस्ताफी हो गए। क्या वजह, क्यों पार्टी अभी तक कोई स्ट्रेटजी, कोई लाहे अमल नहीं दे सकी? देखिए, ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है ना, ये मेरे ख्याल में ये इस महीने के आखिर तक शेप अप हो जाएगा। ये बन इसमें रहा है, आपने ऑलरेडी अपनी सारी अपोजिशन, अब जो आपके साथ जिनको आप मिला रहे हैं इत्तेहादी, आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं? है ना, मुझे बोल लेने दें तो आपका सवाल का जी। जवाब बीच में आ जाएगा। जो बाकी जो ऑपोजिशंस वाले हैं वो सारे ऑलरेडी हम लोग एक जगह पर है। सिर्फ एक है जो कि जेयूआई है। जेयूआई भी आना चाहता है, लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हम भी को लेकर आना चाहते हैं, लेकिन हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे एक बस खड़ी है, उसमें सारे मुसाफिर हैं, लेकिन एक मुसाफिर नीचे है, वो बार-बार पूछ रहा है कि यार ये बस यहाँ से जाएगी या वहाँ से जाएगी? हम भी उससे पूछ रहे हैं कि यार तुम किराया दोगे या नहीं दोगे? वो एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब हमें भी उन पे रिजर्वेशन है, उनको भी हम पे रिजर्वेशन है। लेकिन ये टाइम इन रिजर्वेशन से आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को देखना है और शॉर्ट टर्म्स में हमने बात चीजों को इग्नोर करना है। ठीक। आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आप समझते हैं कि लेकिन हम सर लोग कहीं किसी ना जाए, उसी तरीके से हम समझते हैं आप किसी से मिल ना जाएं, तो इसको करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन सर जेयूआई का तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो तो कहते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें। इधर आप लोग हमसे बात करते हैं, तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, उधर आप इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो हम ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट डेफिसिट तो वैसे भी है, एक आप लोगों की हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री तो उनकी भी है, उनकी कोई जी। बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारे से नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता सर हूँ। आप दोनों के रिलेशन सिंपल की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हाँ जी। और देखें ना, उससे ज्यादा बुरी हिस्ट्री पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की है। अगर वो लोग आपस में मिल जाते हैं, दुनिया का कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ मिल सकता है। इनसे ज्यादा गंदी दुश्मनी किसी और की नहीं थी, लेकिन उसको छोड़ दें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि मेरे लिहाज से जेयूआई को समझ आ रही है कि एंड में इकट्ठे चलने में और ट्रस्ट करने में सबसे ज्यादा वो है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना पड़ेगा। उनको जितनी जल्दी कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। सर जेल में बैठे आपके लीडर्स को भी थोड़े से शिकवे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी आज जेल में कहा कि हमारी जमात की क़यादत जो बाहर है, उनसे अपील है बराए मेहरबानी, जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार वो गिले करते रहे हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया जाता। क्या वजह है, क्यों उनसे मशवरा नहीं होता? मैं यहाँ आपसे 100% एग्री करता हूँ। और हमारी वो पॉलिटिकल क़यादत जिसको जो इमरान खान से मिलने के ऊपर इतनी तुली हुई होती है, मैं समझता हूँ उनको अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी जो ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़रूर जाके मिलना चाहिए और उनसे ज़रूर होना चाहिए। उनसे भी सिला मशवरा करना चाहिए। एंड आई टोटली एग्री विद हिम, आई टोटली एग्री। लेकिन हमारी वो क़यादत जो मेन लेट्स से जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी और हमारी जी। जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनके जितने भी मेंबरान हैं, उनको जाके उनसे मिल के उनसे कम से कम और कुछ ना हो तो कुछ ना कुछ तो उनको पता चल जाएगा, वो एक बेहतर मशवरा मिल जाएगा। ठीक, महमूद अचकज़ई साहब ने भी एक मुतालबा किया है तहरीक इंसाफ से। वो कह रहे हैं कि अगर आप वाकई इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं तो कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दें। क्या पीटीआई इस्तीफ़ा देगी?
किन कमेटियों से? सर कौमी असेंबली की। देखिए मैं इस पे एग्री भी करता हूँ और उस पे डिसएग्री भी करता हूँ। मैंने असल में इस तरह है कि अगर जिन लोगों के साथ आपका वास्ता है, अगर वो उसूल पसंद लोग हों, तो आप जब कमेटी से बाहर निकलेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब आप बेउसूली, जिनका ताल्लुक चोरी से, डकैती से हो, आप उनके सामने क्या उसूल लेकर चलोगे, उनके साथ क्या करोगे? मतलब अगर आप फर्ज करो, आप कहो कि जी चोरियां हो रही हैं तो एहतजाजन अपने घरों को खुला छोड़ दो, तो चोर तो आके ज्यादा चोरी कर लेगा। ये लोग तो उल्टा ज्यादा वो कर लेंगे। जो छोटा मोटा इनके ऊपर एक प्रेशर है जो कमेटियों के अंदर होता है, जो एक मॉरल प्रेशर कमेटियों में ज्यादा होता है, ठीक है ना, एज अपोज टू द मेन जो नेशनल असेंबली या सेनेट है। तो कमेटियों में जरा ज्यादा होता है क्योंकि वो बियॉन्ड द पार्टी लाइंस बात वहां हो रही होती है। ठीक। तो वो उधर से जब आप हट जाएंगे तो जो छोटी मोटी चीज आप उठा सकते हैं वहां पे, वो भी खत्म हो जाएंगी। तो आई ओवर हियर मैं पास्ट ट्रैक इन लोगों का जो मैंडेट चोर है, इन लोगों का पास्ट ट्रैक देते हो, मैं उनसे डिसएग्री करता हूं। लेकिन उसूल जो वो बात कर रहे हैं, वो उसूली बात सही कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जी जी बिल्कुल ठीक। तो सर एक और Thank you. चीज भी है, क्रिटिसिज्म ये भी होता है कि संजीदगी नहीं है। आज सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के अहम केसेस की समाअत थी, लेकिन पीटीआई की तरफ से कोई मरकजी रहनुमा या वकील पेश नहीं हुआ। आपको नहीं लगता कि इस तरह पार्टी क़यादत की संजीदगी पर मजीद सवालात उठेंगे? देखिए, मुझे नहीं पता कि जो फॉर एग्जांपल जो लॉयर्स हैं, हर लॉयर के मतलब हमारे ऊपर आप ये समझे एक एक आदमी ऊपर 50-50 60-60 केसेस बने हुए हैं, किसी के ऊपर 200-300 बने हुए हैं। अब उनमें से वो सारे केसेस इंपॉर्टेंट है और लॉयर्स आपको पता है गिने चुने हैं, ठीक है। अब वो एक एक लॉयर जो है ना 10-10 15-15 केसेस में, तो वहां कभी कभी उसको पिक एंड चूज करना होता है। फिर ये लोग भी इस तरह करते हैं कि एक ही दिन में 6 केसेस लगा लेते हैं। अब वहां पे बेचारा लॉयर कहाँ जाए, किस तरफ जाए, किस तरफ ना जाए, टाइम पे वो कर देते हैं। या तो ये हो ना कि हाई कोर्ट में आपने सुबह 9 बजे लगाया तो सुप्रीम कोर्ट में आपने दोपहर को 2 बजे लगाया, तो वो एक लॉयर 2 या 3 केसेस भुगता सकता है। लेकिन अगर आप 9 बजे 4 केसेस लगा लेंगे और एक लाहौर में होगा, एक इधर होगा सुप्रीम कोर्ट में होगा, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगा, एक आपका एंटी टेररिज्म कोर्ट में होगा। अब मुझे बात बताएं, वो लॉयर क्या चुनेगा, किस चीज को चुन के किसको करेगा? कहीं ना कहीं तो जिसको हम कहते हैं ट्रायाज, कहीं ठीक ना है, कहीं बिल्कुल तो सही। उसने। सर लास्ट क्वेश्चन, मजीद थोड़ी क्लैरिटी के लिए कि ये बताइए कि हम आगे कब तक देख रहे हैं कोई तहरीक, कोई टेंटेटिव, कब तक हम देख रहे हैं? क्या सोलो फ्लाइट ली जाएगी या बाकी सब JUI फे को भी हम देख रहे हैं आपके साथ? मैं ये सवाल JUI से बनता है कि क्या वो सोलो फ्लाइट लेंगे या सबसे मिलेंगे? बाकी हम तो सारे इकट्ठे एक बस में चढ़े हुए हैं, सिर्फ JUI बीच में नहीं है। सर उनसे तो हमने JUI पूछा है ना, उन्होंने तो कहा है कि हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा दिए हैं, वो अगर हमारे दूर हो गए तो हम इनके साथ हैं। हमने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुंचा दिए। लेकिन मेरा ये है कि ये बात तहफ़्फ़ुज़ात से आगे की बात है। बाज़ चीज़ों पे आपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगे निकलना होगा। लार्जर कॉज के लिए बाद दफ़ा आप छोटी-छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं और आपने बाकी सब लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया है, आपको बहुत नुकसान हुआ है। मैं मानता हूँ कि वो क्या है, पहले भी वो पीडीएम से डसे हुए हैं ना, तो वो कहते हैं इस दफा भी दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। लेकिन एक दफा ये रखे कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ अगर दुश्मनी करेगी सामने आके करेगी, अगर दोस्ती करेगी निभाएगी। हम लोगों ने 2008 में इन प्रिंसिपल डिसीजन लिया था कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, बाकी सब लोगों ने अपने प्रिंसिपल डिसीजन को छोड़ दिया था, हम नहीं छोड़ा था। तो बस उस लिहाज से एक दफा हम पे ट्रस्ट करें एंड यू विल सी के हम लोग ऑनर करते हैं अपनी बात को। ठीक, बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं अहमद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जोहरी मुआहदे के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। कल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की मुलाकात हुई। इजरायली वज़ीर-ए-आज़म की हालिया कुछ दिनों में ये दूसरी अहम मुलाकात थी। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुमकिन जोहरी मुआहदे के लिए बराह रास्त मुज़ाकरात हफ्ते के रोज होंगे। ईरान की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है। ताहम ईरानी हुकाम के मुताबिक ये बातचीत जितना बड़ा मौका है
उतना ही बड़ा इम्तिहान है। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात इंतहाई आला सतह पर होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दी है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ईरान को संगीन नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। फिलहाल उनकी जानिब से इस बारे में मजीद कोई तफसीलात फराहम नहीं की गई कि मुज़ाकरात किस मरहले पर है या उनमें से कौन से ओहदेदार शामिल होंगे। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने गजा के हवाले से कहा है कि गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन अमेरिका ने इस हवाले से भी कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुआहिदा होगा। अगर जोहरी मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को किन नताइज का सामना करना पड़ सकता है? क्या खित्ते में मजीद ममालिक भी इस जंग की लपेट में आएंगे? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है साबिक सफीर और माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर ज़फ़र हिलाली साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका हफ्ते को ईरान के साथ जोहरी प्रोग्राम के हवाले से बराह रास्त मुज़ाकरात करने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ही रोज पहले ईरान ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गया? देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ट्रंप ने ये सिर्फ नहीं कहा कि मैं बात करने जा रहा हूं, उसने बल्कि खत लिखा था और कहने लगा उनको कि बात करें, मगर साथ साथ ट्रंप करता है कि किसी सूरत में मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हो, कि ईरान बिकम्स अ न्यूक्लियर पावर किसी तरीके। तो फिर बात क्या करना है? माने कि अगर आपने फैसला अब से ही कर लिया है कि आप सिर्फ इसलिए बात कर रहे हैं कि उनको न्यूक्लियर पावर, उनको कहना चाहते हैं हम ऐसी की तैसी कर देंगे तुम्हें अगर आप न्यूक्लियर पावर बने, तो बात किस बात पे करनी है? और अगर उन्होंने इनकार पहले किया था तो ठीक किया था, मगर अब शायद डिप्लोमेटिकली वो अच्छा नहीं लगता है। जब भी आप कहते हैं कि मैं बात नहीं करूंगा तो लोग समझते हैं कि आपका स्टांस जो है वो नेगेटिव है, वो गलत है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, बातचीत के लिए हर वक्त आदमी खुला होना चाहिए। तो उन्होंने इस वक्त शायद कुछ कहा नहीं है, मगर अब देखते हैं बातचीत होती है कि नहीं और किस लेवल पे होती है। इसलिए ट्रंप ने तो कह दिया कि हम तो टॉलरेट ही नहीं करेंगे कि यू शुड हैव अ न्यूक्लियर पोटेंशियल। जी, तो सर, इस ये अहम मुलाकात होगी, तो इसमें कौन से अहम ओहदेदार शामिल हो सकते हैं? अगर आप उनसे बात, कम से कम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होना चाहिए, फॉरेन मिनिस्टर लेवल, वाइस प्रेसिडेंट लेवल। ठीक है। और इन मुज़ाकरात का, जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रंप ने तो कह दिया कि मैं बेयर नहीं करूंगा, तो इन मुज़ाकरात का फिर आप मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात किसी नतीजे पर पहुंचेंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो पहले ही खबरदार कर दी है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो ये ईरान के लिए बहुत बुरा दिन साबित होगा। हाँ बिल्कुल, उसने कहा इस किस्म की बॉम्बिंग करेंगे कि तुम याद नहीं रहोगा। इसलिए कि ट्रंप का जो गुरु है वो नेतन्याहू, वो अभी होके गया है उधर से, और उसने भी यही मैसेज लाया होगा कि इट इज इनटॉलरेबल, हम टॉलरेट नहीं करेंगे। बल्कि वो तो उसने तो कहा होगा कि किसी मुसलमान मुल्क के पास न्यूक्लियर वेपन्स हम नहीं टॉलरेट करेंगे। और आई एम ऑलमोस्ट 100% श्योर, इसलिए ट्रंप ने कहा है उसके प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि जो मुल्क के कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होना चाहिए, उसने लफ्ज इस्तेमाल, दे शुड नॉट बी न्यूक्लियर पावर्स, और उनकी भी ठीक ठाक ये हम करेंगे, उनको भी हम इंगेज करेंगे कि ये छोड़ दो। और उसका मतलब ये है कि अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो यही हालत होगी तुम्हें, अगर मिसाल के तौर पे ईरान के साथ अगर जंग हो गई तो सर, अगर ये नया मुआहिदा नहीं हुआ तो इसराइल मुमकिन तौर पर, आपको लगता है कि अमरीकी मदद से ईरानी तंसीबात पर हमला कर सकता है? क्या अमेरिका और इसराइल इतना बड़ा कदम उठाएंगे? मेरे ख्याल में कि ट्रंप ने फिर जो कह दिया है आज या कल कहा था कि वी विल नॉट एक्सेप्ट एन ईरान विद न्यूक्लियर वेपन्स। जी, अब देखिए, आप और मैं तो सिर्फ वो लफ्जों का माने निकाल सकते हैं ना, और क्या हम कर सकते हैं? आप मुझे कहते हैं कि ये क्यों फिर कह रहा है अगर उनको बॉम्ब नहीं करे? इसको पता है कि इस वक्त नहीं है, और इसको पता है कि इस वक्त इजराइल और अमेरिका के पास ऐसे वेपन्स हैं जो उनकी पूरा न्यूक्लियर बल्कि मिलिट्री कैपेबिलिटी को हम खत्म कर सकते हैं। मगर सोचना उसको ये है, मिसाल के तौर पे आपको एक छोटी सी बात मैं बता दूं
कि 3 गल्फ स्टेट्स हैं जिसके ऊपर से शायद उनके हवाई जहाज उड़ के आए ईरान को बम करने के लिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि ईरान इधर से भी जाएगा। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर जाहिर है ईरान तो स्ट्राइक करेगा। जो लोग उनके दुश्मन को मदद कर रहे हैं उसके दुश्मन को मदद कर रहे हैं। तो अगर उस ईरान ने ये किया और उन्होंने कहा है कि ये हम करेंगे, तो फिर उसका मतलब ये होता है ना बीबी कि ईरान जाके वो चीजें बम करेंगे जो उनके इन लोग गल्फ स्टेट्स का नुकसान देगा। और अगर आपको मैं कह दूं कि डीसैलिनेशन प्लांट्स जो हैं जिधर से पानी पीने का पानी समंदर से मिलता है, जो जिसे नमक निकालता जाता है और जो सर्व्स एज पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, वो पानी पीने का तो वही है ना उन मुल्कों में। जमीन के नीचे से पानी नहीं निकलता है, ये पानी जो उनका है समंदर से आता है डीसैलिनेशन के बाद। अगर वो प्लांट्स बम करें तो कतर का फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है हमारे पास सिर्फ 3 दिन रह गए पानी के लिए, हमारे पास रिजर्व जो है पानी का वो सिर्फ 3 दिन का है, उसके बाद क्या होगा। और भी चीजें हैं जो वो बम कर सकते हैं सऊदी अरेबिया में, कतर में और जगह। तो देखिए ये सब चीजें उनको भी सोचना है। सर, ईरान ने अपनी मसल्ह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। ईरान ने खलीजी ममालिक और तुर्की को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने अपनी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने दी तो उसे दुश्मनी समझा जाएगा। आपको लगता है कि ये जंग दीगर ममालिक तक भी फैलेगी? तो आप देख लें मैप और मुझे बताएं किस ममालिक के ऊपर से वो उड़ के आएंगे। किस ममालिक उनको इजाजत देगी कि उनके एयर स्पेस के ऊपर से आए। और कतर और ये तो उधर अमेरिकन बेसिस हैं, उनको तो मेरे ख्याल में चाहिए ही नहीं इजाजत। और क्या एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर इधर आ जाए और पाकिस्तान के ऊपर फ्लाइट करे, जैसे एक दफे क्लिंटन के जमाने में उन्होंने पाकिस्तान के हवाई स्पेस से उन्होंने जाके तालिबान को बम किया था जब तालिबान के खिलाफ लड़ाई हो रही थी, हमें बगैर पूछे, बल्कि वो खाने पे बैठा हुआ था हमारे प्रेसिडेंट के साथ। जब एक अमेरिकन को जब वो उसको पता चला कि उस वक्त जब वो खाना खा रहे थे पाकिस्तान में, हमारे मुल्क के ऊपर से उनके हवाई जहाज नहीं उनके मिसाइल्स जा रहे थे, तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे। तो वो कुछ भी कर सकते हैं और करेंगे। सर, फलस्तीन की भी बात करेंगे। सदर ट्रंप ने इजरायली वजीर-ए-आज़म से मुलाकात के दौरान कहा कि गजा जंग को रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन गुज़श्ता चंद दिनों में हमने देखा कि हर रोज इजरायली फोर्सेस गजा पर हमले करके मासूम फलस्तीनियों को निशाना बना रही हैं। क्या अमेरिका दानिस्ता तौर पर इस नस्ल खुशी को नहीं रोक रहा? अब आप खुद सोचिए क्या कहा अमेरिका ने कहा कि वॉलंटरीली वो निकल जाएं उधर से। आप कह रहे हैं फलस्तीनियों को कि वॉलंटरीली खुद बगैर उनको कुछ कहे हुए खुद ही चले जाएं उधर से, वो खुद जाएंगे। वो कह रहा है उनके साथ जो हुआ क्या है यार, 70,000 लोग, ज्यादातर 50,000 बच्चे मारे गए हैं उनकी बॉम्बिंग से। और वो क्या इस हालात कर दिया है कि वो समझते हैं कि अब वो खुद ही छोड़ के चले जाएंगे। खुदा जाने जाएंगे किधर, वो तो कहते हैं वो फिर भी नहीं जाएंगे। ये क्या लोग हैं। एक इंटरनेशनल क्रिमिनल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को मिल रहा है और वो उसको झप्पियां दे रहा है, हाथ मिला रहा है। एक आदमी वांटेड फॉर जेनोसाइड बाय द आईसीसी। अब आप और क्या एक्सपेक्ट कर नहीं सकते अमेरिका से। आप मुझे बताएं क्या है जो रह गया है। नाजरीन, वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंडअप। वेलकम बैक टू सुनो राउंडअप। सर, फ्रांस, मिस्र और उर्दन ने गजा में जंग के बाद की सूरत हाल पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि मुश्तरका ऐलान किया है कि गजा की हुकूमत फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द की जाए और हमास को मुकम्मल तौर पर इस अमल से बाहर रखा जाए। आपको लगता है ये तजवीज़ कारआमद साबित होगी? ये होगी तो नहीं, इसलिए कि वो तो चाहते हैं, इजराइल चाहता है कि फ़लस्तीनी उधर से निकल जाएं और वो यहूदी सेटलर्स को उधर भेजें और वो सब बाद में ये हो जाए, इजराइल का हिस्सा बन जाए।
आपको पता है कि मूडी और नेतन्याहू की भी क्या दोस्ती है, और वही एडवाइस नेतन्याहू ने मूडी को दिया है, और इसीलिए आपने देखा है आर्टिकल 370 खत्म हो गया है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जमीन कश्मीर का जमीन जो है हिंदू आके उधर खरीद रहे हैं, और जो हिंदू उधर थे ही नहीं। ये सब चीजें ये अगर आप इसको स्टडी करें और इनको फॉलो करें, ये एक एक को मशवरा भी देते हैं, और अमेरिका वो पूरा प्रोसेस सपोर्ट करता है। देखिए, मैं तो हैरान हो गया हूं कि हम लोगों का कुछ रिएक्शन ही नहीं रहा है। हालांकि कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा है ट्रंप कि दूसरे मुल्क भी जो न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके पास न्यूक्लियर पावर नहीं ही होना चाहिए, और हम कुछ करेंगे इसके बारे में। तो आप क्या तैयारी कर रहे हैं? आपके अवाम को पता है। तो सर फिर ये जो प्लीज अंडरस्टैंड, ये किसी जी तो सर ये जो मुस्लिम उम्मा का एक जो कॉन्सेप्ट है कि हम मुस्लिम उम्मा है, इकट्ठे मिलके यकजान होके हम मुकाबला करेंगे, तो दिन वेयर दिस मुस्लिम उम्मा इज, ये कोई रियलिटी नहीं है, ये फिर बस एक ख्वाब है जो बस दिखाया जा रहा है एक ट्रक की बत्ती के पीछे। रियलिटी में वो कुछ भी नहीं कर रहे। कहाँ है मुस्लिम लीडर्स? ये ख्वाब नहीं है, अब तो ये एक नाइटमेयर हो गया है। जितने कहते हैं कि ख्वाब है, उतना तो लगता है कि नाइटमेयर हो गया है। खुदा के लिए आप खुद ही सोचिए कि ईरानियन मिसाइल्स जो ईरान ने अनाउंस भी किया था, बता भी दिया था अमेरिका को और इजराइल को कि कितने आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, किधर जाएंगे। वो जब आ रहे थे जॉर्डन और सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो लग रहा उसको शूट डाउन करने की कोशिश हो रही थी। माने मुसलमान अपने मुसलमानों भाइयों की मिसाइल्स को शूट डाउन वो कर रहे थे जी। यहूदी तो यहूदी को कुछ करना, आई मीन देखिए, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। ओआईसी खत्म हो गई है, जैसे यूएन खत्म हो गया है। अब आप खुद ही देखें ना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा है। बिल्कुल। उनके वर्डिक्ट को द फाउंडर ऑफ द न्यू इंटरनेशनल कवेनेंट, अमेरिका, जो 1947 में ये कवेनेंट बनाया और लोगों से एक्सेप्ट करके पूरी दुनिया को दिया, हम सब मान गए यूएन कवेनेंट, वो एक मैन अक्यूज्ड ऑफ जेनोसाइड बाय द यूनाइटेड नेशंस, कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, एन इंटरनेशनल कोर्ट, उसको वेलकम कर रहा है, मदद कर रहा है। सर भारत तो अपना असला प्रोवाइड करता रहा है इजराइल को गजा पर हमले के लिए, लेकिन अब इस तरह भारत ने एक बार फिर इजरायली असले पर इन्हिसार का मुजाहरा किया है और इजरायली साख्ता बाराक 8 फिजाई दिफाई निज़ाम का तजर्बा किया है। ये स्टेप इस खित्ते के स्ट्रेटेजिक तवाज़ुन पर किस तरह असरअंदाज होगा? बहुत बड़ा। आपको पता है, देखिए, मैं सफ़ीर था एक मुल्क में, जब मुझे कहा गया था कि जब इंटेलिजेंस ये आया था, सॉरी मैं इधर 1990 में इंटेलिजेंस था कि इजरायली एयरफोर्स के जेट्स इजराइल से उठेंगे और रेड सी जो है, रेड सी के ऊपर क्रॉस करेंगे एट वेरी लो लेवल, डिटेक्ट नहीं होंगे, और जाके अमृतसर में लैंड करेंगे और उसके बाद रिफ्यूल करके कहूटा को बम करेंगे। ये तो उनका पक्का प्लान था। ये दूसरी बात है हमें कैसे पता चला और हमने क्या किया। तो ये जो फिर अभी भी हुआ दूसरी दफे, जियाउल हक का जब गया, जियाउल हक 19 जो भी था 80 जो भी, उसमें गया था इंडिया वो क्रिकेट देखने के लिए। वो तो क्रिकेट तो उसका बहाना था, वो तो राहुल गांधी को आंख में राहुल गांधी, संजय गांधी को नहीं, संजय गांधी नहीं कि राजीव गांधी को आंख में आंख मिला के कहा कि हमें पता है क्या कर रहे हो, हमें पता है क्या हो रहा है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं जैसे ये होगा तो हम तो आप पे बरस जाएंगे, जो है हमारे पास, जो भी हथियार है हमारे पास उसके साथ। और उस वक्त हमारे पास एक टेस्टेड वेपन था। तो इसलिए तो वो ब्रास टैक्स में ये हुआ था, तो इसलिए तो उन लोगों ने पीछे हटे। ये फिर करेंगे, ये आप अभी आके ये आपको ब्राइब करने की कोशिश करेंगे। मेरा तो ख्याल ये है कि वो $200 बिलियन देंगे, कहेंगे ये ले लो, छोड़ो यार, हम गारंटी करते कोई तुम्हारे को आके नहीं लड़ेगा। यूक्रेन को इन्होंने यही किया था,
यूक्रेन को इन्होंने कहा था तुम्हारे जो न्यूक्लियर वेपन सोवियत यूनियन ने दिया है और जो इस वक्त यूक्रेन में है वो छोड़ दो, गिव देम अप, हम गारंटी करते हैं, लिख के दिया था यूक्रेन को। तो यूक्रेन ने छोड़ दिया और आपने देखा, अगर पुतिन ने देखा कि ये मान ही नहीं रहे, पुतिन ने कहा ये चाहते हैं कि हमें सराउंड करें और यूक्रेन को भी नेटो में ले जाएं, तो उसने इन्वेड किया। अगर न्यूक्लियर वेपन्स होता ना वो इन्वेड नहीं करता, इसलिए कि यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। तो देखिए आपके पास जो एक हथियार है, मैं तो कहता हूं, माफ करिए आपके व्यूअर्स भी शायद चौंक जाएं, मैं कहता हूं इट्स अ वेपन ऑफ पीस। न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान इज अ वेपन ऑफ पीस। ये बताता है हमारे हमसाया मुल्क को 10 गुना ज्यादा एरिया, लैंड, पॉपुलेशन और इकोनॉमी 10 गुना ज्यादा है उनके फोर्स देखिए और हमारा फोर्स देखिए। हमारा क्या फोर्स है? हमारा एयर फोर्स बड़े अच्छे लोग हैं, बहादुर लोग हैं, मगर इट इज 1/4 द साइज ऑफ इंडिया, एक चौथा हिस्सा है। हमारा आर्मी 1/3 है इंडिया का। हमारा नेवी 1/6 है या 1/8 है। तो ये क्या है जो ऐसे मुल्क को रोक रहा है, ऐसे दुश्मन को रोक रहा है जो हमारे से नफरत करते हैं? एक ही चीज। तो हमारे लिए द न्यूक्लियर ऑप्शन इज अ वेपन ऑफ पीस। राइट। और वो सर वो उधर भी थ्रेट है ट्रम्प की जानिब से भी। तो फिर सर हमें इस सारी सिचुएशन की संगीनी का इदराक है, हमें रियलाइजेशन है, और पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? तो हमारे पास मौका था ना यार, हमारे पास भी मौका था। 20 साल से हम चीन के दोस्त हैं। क्या किया है हमने? कोई ट्रीटी है उनके साथ? कोई बेसिस है उनके? हमने तो उनसे बेनिफिट करना था इकोनॉमिकली, नहीं सिर्फ कर्जा लें जो हमने $70 बिलियन लिया है, नहीं सिर्फ कर्जा 40 बिलियन जो भी है, इसके लिए ज्यादा होता। हमने क्या किया है? हमने ठीक है उनसे हम वेपन्स खरीद रहे हैं, उनका शुक्र है कि वो हमें दे रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, सिंसियर फ्रेंड है, मगर हम बहुत और चीजें करते हैं। नॉर्थ कोरिया कैसे बच गया आप मुझे बताएं? नॉर्थ कोरिया को आप 2 मिनट के लिए सोच सकते हैं कि ट्रंप के तरह आदमी वो नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट के पीछे भाग रहा था? मिलो मेरे से, मिलो मेरे से, आई लव यू, आई एम गोइंग, खत लिख रहे थे, लव लेटर्स लिख रहे थे, पता नहीं क्या कर रहा था। इसलिए कि उसके पास इस वक्त, नॉर्थ कोरिया के पास एक वेपन है जो लॉस एंजलिस को पहुंच सकती है। लॉस एंजलिस को टारगेट कर सकते हैं। इट्स अ रियल थ्रेट। तो वो बात करेगा उनसे, वो पीस चाहता है उनसे। क्या है नॉर्थ कोरिया? लांडी का 2 लांडी इधर के माने कराची का भी पॉपुलेशन नहीं है उसका। बिल्कुल सही। तो कहने की बात यह है कि हमने क्या तैयारी की है? हम बस अमेरिका करके हम ये हालत हो गई है अभी। जो हु विल कम टू आवर असिस्टेंस? ईरान को देखिए, उन्होंने अमेरिका ने कहा, अमेरिका नहीं माफ करिए, रूस ने, पुतिन ने स्टेटमेंट दिए 5-6 दिन पहले, कहा कि ईरान इज आवर एलाई, वी विल स्टैंड विद ईरान। जी, ये आपको सुना है कोई ऐसा स्टेटमेंट पाकिस्तान के लिए? बिल्कुल सही सर। ट्रम्प इंतजामिया और पाकिस्तान के था आपके पास? ठीक सर, ट्रम्प इंतजामिया और पाकिस्तान के दरमियान भी पहला आला सतह राब्ता भी हुआ है। तो इसहाक डार और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की बात हुई, जिसमें अफगानिस्तान में अमरीकी असले के हवाले से गुफ्तगू हुई है। आपको लगता है अमरीका अफगानिस्तान से असला वापस लेने के लिए कोई बड़ा इक़दाम करेगा? देखिए जी, अखबार में लिखा हुआ ये है, और इंटेलिजेंस सोर्सेज माने के सोर्सेज जिनको पता होना चाहिए वो कहते हैं, पता नहीं सही है कि नहीं, मैं तो समझता हूं बिल्कुल सही है, कि पेट्रियस, जो जनरल पेट्रियस है, जो नेटो का कमांडर होता था जी, उसको चाइना ने री एम्प्लॉय किया है। उन्होंने ऑलरेडी बागराम एयरबेस का रिक्वेस्ट किया है तालिबान को कि उनके हवाले कर दें, वो कहते हैं हमारा हक है। उधर उन्होंने 800 मरीन्स लेके रखे हैं, और अगर खुदा ना खास्ता
वो उनके ख्याल में है पाकिस्तान में कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो कि ऐसा लगे कि एक्सट्रीमिस्ट आके हमारे बम के ऊपर कंट्रोल करें, तो फिर वो 800 मरीन्स को इस्तेमाल करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को इमोबलाइज करने के लिए। अच्छा, ये एक कहानी है। अब ये तालिबान ने तो उनको चाहे अमेरिका को तो वेलकम कर रहा है, अमेरिका से असिस्टेंस ले रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, वो क्या कहते हैं उनके एरियाज में, और उन्होंने वेलकम किया है पेट्रियस को, और जालिम खलीलजाद जो अमेरिकन का सफीर होता था वो भी गया है, प्रिजनर को रहा किया है। वो तो कहेंगे कि आ जाओ भाई, आके हमारा मुल्क डेवलप करो, आपके सैंक्शन वैक्शन भी अमेरिका आस्ते आस्ते खत्म करेगा। वो तो रिकग्नाइज भी करने का कुछ चक्कर हो रहा है, हमें खुश रख रहा है, कह रहा है कि तुम्हारे खिलाफ टेररिज्म हो रहे हैं, हम तुम्हें मदद करेंगे जी। वो तो कहते रहेगा ना कि तुम्हारे को हम मदद करेंगे। ठीक। तो देखिए हमारे लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं ऑलरेडी कि अमेरिका का ये गेम है, उन्होंने अनाउंस कर दिया है, मैंने खुद सुना है कि देयर आर सम कंट्रीज, देयर आर आल्सो सम कंट्रीज व्हिच शुड नॉट बी न्यूक्लियर पावर्स। जी बिल्कुल, और वो बात हम उनसे फिर निपटेंगे इन द फ्यूचर। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया साबिक सफीर माहिर मुजफ्फर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।